बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सुमैया जाहिदी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूट के तहत मिलने वाली ओल्ड एज पेंशन और ओल्ड एज ग्रांट के बारे में। मज़ीद हम इसको हासिल करने के लिए एलिजिबिलिटी यानी कि अहलियत और जो इसका तरीक़ाकार है उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हर वो एम्प्लॉय जो कि यूबीआई के साथ रजिस्टर्ड है वो अपनी पेंशन की उम्र में पहुंचने के बाद एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूट के तहत ओल्ड एज पेंशन जो कि आजकल 8,500 रुपये या इसके मुतबादिल एक लमसम अमाउंट में ओल्ड एज ग्रांट हासिल करने का अहल होता है। अच्छा, मैं यहीं पे एक चीज क्लियर कर दूं, जैसा कि मैंने आपको बताया ओल्ड एज पेंशन का जो रेट है वो 8,500 रुपये है। इनफैक्ट ये जो रेट है ये हाल ही में 6,500 से इंक्रीज होकर 8,500 पे आया है, जिसका काबीना ने अपने इजलास में प्रॉपर अप्रूवल भी दे दिया है और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो जनवरी 2020 से है। तो अब तक जो भी एम्प्लॉयज 6,500 पे अपनी पेंशन जनवरी से लेकर अब तक वसूल कर चुके हैं वो तो ठीक है, लेकिन अब 8,500 के हिसाब से जो भी उनके एरियर्स ईओबीआई पे बकाया हैं वो होपफुली उनकी जो नेक्स्ट मंथ की पेंशन की उनको पेमेंट होगी उसके साथ उन एरियर्स की भी उनको अदायगी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि ओल्ड एज पेंशन या ओल्ड एज ग्रांट को हासिल करने के लिए जो एलिजिबिलिटी है यानी लेंथ ऑफ सर्विस, सिक्योर्ड लेंथ ऑफ सर्विस और रिटायरमेंट एज जो है वो फैक्ट्रीज या दीगर इदारों में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के लिए डिफरेंट है और माइंस यानी कि कान में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए डिफरेंट है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एज रिक्वायरमेंट के बारे में। फैक्ट्रीज या दीगर इदारों में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के लिए ओल्ड एज पेंशन या ग्रांट को हासिल करने के लिए जो एज रिक्वायरमेंट है वो मर्दों के लिए 60 साल है और औरतों के लिए 55 साल है, जबकि माइंस में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के लिए जो एज रिक्वायरमेंट है वो मर्दों के लिए 55 साल है और औरतों के लिए 50 साल है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि इस पूरी वीडियो में हम जो भी चीज़ डिस्कस करेंगे, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, कोई भी प्रोसीजर अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो वो पाकिस्तान के तमाम सूबों के लिए सेम है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है सिक्योर्ड लेंथ ऑफ सर्विस, यानी एम्प्लॉय की वो सर्विस जिसमें उसका ईओबीआई कंट्रीब्यूशन माहाना अदा किया जाता रहा हो। तो ओल्ड एज पेंशन या ग्रांट को हासिल करने के लिए जो सिक्योर्ड लेंथ ऑफ सर्विस है वो फैक्ट्री या दीगर इदारों में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के लिए कम से कम 15 साल है और माइंस में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के लिए कम से कम 10 साल है। तो जो भी एम्प्लॉय सर्विस के इस मेयार पे पूरा उतरता है वो ओल्ड एज पेंशन का हकदार है, और अगर एम्प्लॉय की जो लेंथ ऑफ सर्विस है वो 15 साल से कम है या माइंस में काम करने की सूरत में 10 साल से कम है तो फिर वो ओल्ड एज ग्रांट के लिए एलिजिबल है, जो कि एक लमसम अमाउंट में उसको पे कर दी जाती है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस कर लूँ, अक्सर देखने में ये मसला आता है कि एम्प्लॉय किसी भी इदारे में अरसा दराज तक काम करता रहा है, जैसे 15 साल या 15 साल से ज़ायद वो काम करता रहा है, लेकिन जब पेंशन मिलने की बारी आती है तो उसकी जो लेंथ ऑफ सर्विस है वो मीट नहीं कर रही होती है क्राइटेरिया को। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जब इदारे में काम कर रहे हो तो आप इस चीज़ को इंश्योर कर लें कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो यूबीआई के साथ हो चुकी है और आपका माहाना कंट्रीब्यूशन अदा किया जा रहा है, ताकि इन लॉन्ग टर्म किसी मसले से बचा जा सके। अच्छा, यहाँ हम बात कर रहे हैं ओल्ड एज पेंशन और ओल्ड एज ग्रांट के बारे में। मैं आपको इसकी कैलकुलेशन का तरीकाकार बता देती हूँ। दोनों पेंशन या ग्रांट जो भी है वो सेम फॉर्मूले पे कैलकुलेट की जाती है। फॉर्मूला इसका है मंथली वेज मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ सिक्योर्ड सर्विस डिवाइडेड बाय 50। मैं इसको मजीद क्लियर कर देती हूँ। आपकी जो मंथली वेज है वो अमाउंट कंसीडर होती है जिसपे आपका माहाना कंट्रीब्यूशन अदा किया जाता रहा हो। नॉर्मली जो अभी यूबीआई का कानून है उसके मुताबिक 13,000 का जो 6% है वो कंट्रीब्यूशन जमा करवाना होता है, और 6% ऐसे है कि 5% जो है वो एम्प्लॉयर पे करता है और 1% एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्ट होता है। तो लेकिन कुछ ऐसे इदारे हैं जो अभी यूबीआई के इंस्टीट्यूट के साथ लिटिगेशन में हैं, और कुछ लोग जो हैं वो 3,000 का 6% जमा करवाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो 8,000 का 6% जमा करवाते हैं। आपका जो भी मंथली वेज है वो वही अमाउंट कंसीडर होगी जिसपे आपका कंट्रीब्यूशन जमा होता रहा है। दूसरे नंबर पे आ जाती है लेंथ ऑफ सिक्योर्ड सर्विस। अब अगर तो आपकी जो लेंथ ऑफ सिक्योर्ड सर्विस है वो 15 साल या उससे ज्यादा है तब तो आपकी ओल्ड एज पेंशन
जो है वो लग जाएगी। और अगर माइंस की सूरत में जो आपकी लेंथ ऑफ सर्विस जो है वो 10 साल मिनिमम है तो आपकी जो है वो पेंशन लग जाएगी। और अगर आपकी जो लेंथ ऑफ सर्विस है वो 15 साल से कम या माइंस की सूरत में 10 साल से कम है तो फिर आपको एक लमसम अमाउंट पे कर दी जाएगी जिसे ओल्ड एज ग्रांट कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, गवर्नमेंट ने पेंशन का जो भी रेट नोटिफाई किया होगा आपकी पेंशन मिनिमम उस अमाउंट पे लाजमी लगेगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल आजकल जो पेंशन का मिनिमम रेट है वो है 8,500। इन केस फॉर्मूले से कैलकुलेट करने के बाद आपकी जो पेंशन की अमाउंट है वो 8,500 से कम बन रही है, तब भी आपको मिनिमम 8,500 की ही पेमेंट होगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर कैलकुलेशन के बाद आपकी पेंशन जो है वो 8,500 से ज़्यादा बन रही है तो फिर आपको एक्चुअल वही अमाउंट पे होगी जो कि कैलकुलेशन के बाद आपकी पेंशन की अमाउंट बन रही होगी। अच्छा, अब आगे हम इसको प्रोसेस करने का तरीकाकार देख लेते हैं। ओल्ड एज पेंशन या ओल्ड एज ग्रांट, दोनों को प्रोसेस करने का तरीकाकार बिल्कुल सेम है। इन दोनों के साथ जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी बिल्कुल सेम अटैच होते हैं। आप इसका क्लेम फॉर्म हासिल करें, एक ही क्लेम फॉर्म इन दोनों के लिए यूज़ होता है। आप इसका क्लेम फॉर्म हासिल करें, वो इजीली आपको उस इदारे से मिल जाएगा जहाँ पे आपने अपनी आखिरी सर्विस की है। इस फॉर्म को आप फिल करें और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं आप वो इसके साथ अटैच करें। डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे आपको बता देती हूँ, एम्प्लॉय के शनाख्ती कार्ड की 3 कॉपीज़ इसके साथ अटैच होती हैं। एम्प्लॉय की 3 पासपोर्ट साइज़ तस्वीर इसके साथ अटैच होती हैं। इसके बाद एम्प्लॉय की बीवी के शनाख्ती कार्ड की 3 कॉपीज़ इसके साथ अटैच होती हैं, और अगर जो एम्प्लॉय है वो फीमेल है तो उसके हस्बैंड के शनाख्ती कार्ड की 3 कॉपीज़ इसके साथ अटैच होती हैं। इन केस अगर एम्प्लॉय की जो बीवी है वो अलाइव नहीं है या फीमेल एम्प्लॉय की सूरत में उसका जो हस्बैंड है वो हयात नहीं है तो फिर उनके डेथ सर्टिफिकेट की एक कॉपी इसके साथ अटैच हो जाएगी। एम्प्लॉय ने जितने भी इदारों में काम किया है उन तमाम इदारों का सर्विस सर्टिफिकेट इसके साथ अटैच होगा। एम्प्लॉय का असल EOBI कार्ड, जिसे पेंशन कार्ड भी बोला जाता है, वो इसके साथ अटैच होगा। इसके अलावा एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय की जो आखिरी 12 माह की सर्विस है उसका जो पेड कंट्रीब्यूशन शेड्यूल है उसकी तफसील इसके साथ अटैच होगी। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की एक कॉपी आप इसके साथ अटैच करेंगे। इसके बाद एम्प्लॉयर की तरफ से एक एम्प्लॉय का एज सर्टिफिकेट इसके साथ अटैच होता है। और फिर अब अगर तो एम्प्लॉय जो है वो एग्जैक्टली रिटायरमेंट एज में पहुंच के पेंशन के लिए अप्लाई कर रहा है, जो कि मैंने रिटायरमेंट एज वाले सेक्शन में बताई है आपको, तो ठीक है। लेकिन अगर जो एम्प्लॉय की एज है वो उससे एक्सीड कर गई है, काफ़ी टाइम जो है वो गुजर चुका है, तो फिर एक लेटर ऑफ कंडोलमेंट इसके साथ अटैच होता है जो बेसिकली इस चीज़ का प्रूफ होती है कि पेंशन को क्लेम करने में क्यों ताख़ीर की गई है। आप ये तमाम डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच करें। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स और क्लेम फॉर्म जो है वो लास्ट जो आपका एम्प्लॉयर है उसमें जो भी मैनेजमेंट का जो भी नुमाइंदा इस चीज़ को डील कर रहा होता है, EOBI के इंस्टीट्यूट के साथ डील कर रहा होता है, उससे ये तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं और क्लेम फॉर्म जो है वो अटेस्ट होते हैं। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आप अटेस्ट करवाएं और डॉक्यूमेंट्स और क्लेम फॉर्म जो है वो आप अपने इलाके में मौजूद, अपने डिस्ट्रिक्ट में मौजूद जो भी EOBI का ऑफिस है उसमें आप इसको जमा करवाएं और वहाँ से आपको एक रसीद मिल जाएगी जो कि बेसिकली इसी फॉर्म का एक पार्ट होती है। तो वो आप उस रसीद को संभाल के रखें ताकि जब तक आपकी पेंशन या आपको ग्रांट नहीं मिल जाती तब तक आप अपनी एप्लीकेशन का जो है वो स्टेटस चेक कर सकें। तो ये था EOBI के थ्रू ओल्ड एज पेंशन या ओल्ड एज ग्रांट को हासिल करने का मुकम्मल तरीक़ाकार। अब आखिर में हम इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे मैं आपको बता दूं कि एम्प्लॉय अगर उसकी सर्विस जो है वो 15 साल मुकम्मल हो चुकी है या माइंस की सूरत में 10 साल उसकी जो सर्विस है वो मुकम्मल हो गई है, लेकिन उसने अभी अपनी रिटायरमेंट एज को मीट नहीं किया है, जो कि हमने रिटायरमेंट एज वाले सेक्शन में आपको बताया, तो वो फिर अपनी रिटायरमेंट एज के मुकम्मल होने का इंतज़ार करेगा और रिटायरमेंट एज मुकम्मल हो जाने पर EOBI के थ्रू पेंशन या ग्रांट को क्लेम करेगा।
दूसरे नंबर पे जैसे मैंने आपको बताया कि अगर पेंशन के लिए अप्लाई करने में जो है वो ताख़ीर हो गई है, तो फिर एम्प्लॉय को एक एडिशनल डॉक्यूमेंट के थ्रू इस रीज़न को जस्टिफाई करना पड़ता है कि आया पेंशन अप्लाई करने के लिए क्यों ताख़ीर हुई है। लेकिन आपको जितनी भी पेंशन अप्लाई करने के लिए देर हो गई हो, जो एरियर्स हैं वो 6 महीने से ज़्यादा के पे नहीं होते। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात आप यहाँ पे याद रखें कि आपके जितने भी इदारों में आपने काम किया है, उन तमाम इदारों के सर्विस सर्टिफिकेट्स आप अपने पास संभाल के रखें, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो आखिरी इदारे की सर्विस है वही मुकम्मल 15 साल बन रही हो। अक्सर ये भी देखने में आता है कि तमाम इदारों की जो सर्विस है वो सर्विस मिला के 15 साल लेंथ ऑफ सर्विस मुकम्मल हो रही होती है। तो आप अपने तमाम सर्विस सर्टिफिकेट्स जो है वो अपने पास संभाल के रखें। एक तो उसका बेनिफिट यही है कि उन तमाम सर्विसेज को मिला के आपकी जो लेंथ ऑफ सर्विस है वो कंप्लीट होती है पेंशन के लिए, और दूसरी चीज़ ये है कि उन तमाम इदारों से आपकी जो सर्विस है वो वेरीफाई भी हो सकती है। इसलिए आप अपने जो तमाम सर्विस सर्टिफिकेट्स हैं उनको अपने पास संभाल के रखें। चौथे नंबर पे मैं आपको एक बात बता दूं कि इन केस उस एम्प्लॉय का इंतकाल हो जाता है जो बेसिकली पेंशन ले रहा होता है, तो जिस महीने में उसका इंतकाल होता है उस महीने के एंड में उसकी जो पेंशन है वो टर्मिनेट हो जाती है। लेकिन यहीं पे मैं एक बात मज़ीद ऐड कर दूं कि अगर एम्प्लॉय का इंतकाल हो गया है तो उसकी जो बेवा है उसके नाम पे वो पेंशन ट्रांसफ़र हो जाती है, या अगर बेवा हयात नहीं है तो किसी भी मज़ीद डिपेंडेंट के नाम पे जिसमें बच्चे या वालदैन आ जाते हैं उनके नाम पे वो पेंशन ट्रांसफ़र हो जाती है, जिसे सर्वाइवर पेंशन या विडो पेंशन के नाम से जाना जाता है। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो सर्वाइवर पेंशन पे मबनी आप हमारी वीडियो देखें। अच्छा, यहाँ पे मज़ीद एक पॉइंट आ जाता है नॉन डुप्लीकेशन ऑफ अलाउंसेस का, यानी एम्प्लॉय ईओबीआई के तहत एक वक्त में किसी एक बेनिफिट को हासिल कर सकता है। इन केस एम्प्लॉय ईओबीआई के तहत इनवैलिडिटी पेंशन हासिल कर रहा है और मीनवाइल वो ओल्ड एज पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाता है, तो पहले उसकी जो इनवैलिडिटी पेंशन है वो टर्मिनेट होगी, देन वो ओल्ड एज पेंशन अप्लाई कर सकता है। मज़ीद इसमें एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर एम्प्लॉय वेस्ट पाकिस्तान एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस 1965 के तहत कोई बेनिफिट हासिल कर रहा है और मीनवाइल वो पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाता है, तो उसको इन दोनों में से उस बेनिफिट की पेमेंट होगी जिसकी अमाउंट ज़्यादा होगी। मज़ीद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप अपने जहन में रखें कि पेंशन की जो पेमेंट है वो उसी सूरत में पॉसिबल होती है जब तक पेंशन वसूल करने वाला जो है वो पाकिस्तान में रिहाइश पजीर है, चाहे वो एम्प्लॉय ख़ुद हासिल कर रहा हो या उसकी जो बीवी है वो उसकी जगह वसूल कर रही हो, या फ़ीमेल एम्प्लॉय की सूरत में फ़ीमेल एम्प्लॉय या उसका हस्बैंड जो है उसकी जगह पे पेंशन को वसूल कर रहा हो। ये ज़रूरी है कि पेंशन वसूल करने वाला जो भी फ़र्द है वो पाकिस्तान में रिहाइश पजीर हो। या आप इस चीज़ को ऐसे जहन में रखें कि अगर पेंशन वसूल करने वाला जो है वो पाकिस्तान से बाहर सेटल हो जाता है या जितना भी अरसा वो पाकिस्तान से बाहर रहता है, इतने अरसे के लिए वो पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं होता। आखिर में एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि वो तमाम अफराद जो कि 30 जून 2002 या उससे पहले ईओबीआई के साथ रजिस्टर्ड हुए, अगर किसी भी ड्यूरेशन में उनका कोई भी जो कंट्रीब्यूशन का शेयर है, चाहे वो एम्प्लॉयर का शेयर हो यानी कि 5% या वो एम्प्लॉय का शेयर हो यानी कि 1%, किसी भी सूरत में अगर इसमें से कोई भी एक शेयर जो है वो पे नहीं किया गया, किसी भी सूरत में शेयर अदा नहीं हो सका, तो इससे एम्प्लॉय के बेनिफिट्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो अपने जो बेनिफिट हैं वो बिल्कुल नॉर्मली हासिल कर सकते हैं। आई होप कि हमने ये ओल्ड एज पेंशन और ओल्ड एज ग्रांट के टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। अगर आपके माइंड में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या आप किसी भी मज़ीद किसी और लेबर लॉ से रिलेटेड कोई भी मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर शेयर करें।